नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक माँ ने लिया ऐसा कठोर फैसला कि जज के साथ साथ सुनने वालों की आंखों से भी आंसू नहीं रुके। 11वीं मंजिल की बालकनी में कनिका खड़ी नीचे देख रही थी। चेहरे पर जमाने भर की घृणा थी। नीचे एक व्यक्ति औंधे मुँह गिरा पड़ा था, सिर से खून की धारा बह रही थी। सब ऊपर की ओर देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस मंजिल से गिरा है यह। तब तक सिक्योरिटी ने एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को ही बुला लिया था। कनिका ने मुंह निकालकर ऊपर से ही थूक दिया, मानो उसी के ऊपर थूका हो, और सपाट चेहरा लिए इत्मीनान से अंदर जाकर अपनी 12 वर्षीय बच्ची रूही को चिपका लिया। क्या मम्मा, सोने दो ना। नींद में रूही कसमसा उठी। कनिका ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी। कनिका ने रूही को अच्छी तरह उठाकर माथे पर चुंबन अंकित किया और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके मेन डोर खोल दिया। सामने पुलिस थी। मिस कनिका जी, कहिए आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरी बच्ची। और नीचे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मिस्टर वेद आहूजा, आपके मामा जी, वो कहाँ रहते हैं? वो 8वीं मंजिल पे रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? आपको नहीं पता, आपके मामा जी की ऊपर से गिरने से मृत्यु हो गई। क्या? कनिका ने दुख और आश्चर्य मिश्रित आवाज़ में कहा। जी हाँ, वो अत्यधिक शराब पिए थे। मुझे पंचनामे में आपके हस्ताक्षर चाहिए, पर उसके पहले मैं आपकी बालकनी भी देखना चाहूँगा। श्योर, पर थोड़ा ध्यान रखें, मेरी बेटी सो रही है। श्योर श्योर कहकर इंस्पेक्टर और महिला सिपाही बालकनी की ओर बढ़ गए। इंस्पेक्टर ने अपनी चौकन्नी निगाहों से चारों तरफ घूम कर देखा, फिर घर के अंदर सरसरी निगाह डाली। कहीं कुछ भी असामान्य नहीं था। चलिए, आप नीचे चलकर लाश की शिनाख्त कर लीजिए ताकि हम आगे की कार्यवाही कर सकें। श्योर, चलिए, कहकर कनिका ने नाइट सूट के ऊपर स्टॉल डालते हुए कहा। लिफ्ट में कनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें इंस्पेक्टर ने सामान्य सा दुख समझ नज़रअंदाज कर दिया। आपके मामा जी अकेले रहते थे? जी, कनिका ने सिर झुकाकर जवाब दिया। क्यों? इंस्पेक्टर ने अचरज भरे स्वर में पूछा। उनका अच्छा खासा बिजनेस था, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी है। फिर? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, कनिका ने कहा। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और ये उसका निर्णय होता है कि वो इसे कैसे जिएगा। हाँ हाँ, मैंने तो बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर और कनिका दोनों वेद के पास पहुंचे। तब तक एम्बुलेंस कर्मचारी बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटा चुके थे। काले चेहरे पर खून लिपट कर और उसे भयानक बना रहा था। राक्षस! कनिका के होठ बुदबुदा उठे। इंस्पेक्टर अपनी लिखा पढ़ी शुरू कर चुके थे। कनिका उनके हर सवाल का बिना झिझके जवाब दे रही थी। ओके मिस कनिका, प्लीज़ आप एक हेल्प और कर दीजिए मेरे साथ इनके फ्लैट पर चलकर, क्योंकि आपके अनुसार ये अकेले रहते हैं तो आपके सामने इनका घर देखना थोड़ा सही रहेगा। जी श्योर, मैं चलती हूँ आपके साथ। थैंक यू कनिका जी। तब तक सोसाइटी के 2-4 लोग कनिका और उसके मामा को जानते हैं, वो कनिका को सांत्वना देने आ गए। सबसे हाथ जोड़कर कनिका इंस्पेक्टर के साथ मामा के फ्लैट पर आ गई। दरवाज़ा खुला ही था, सारी लाइट शांत थी, बालकनी भी खुली थी। वहीं पर मेज और कुर्सी रखी थी। मेज पर शराब की खाली बोतल और ग्लास रखा था। पास में ही अधजली सिगरेट पड़ी थी। देखने से ही लग रहा था कि कुछ देर पहले यहाँ कोई पी रहा था। इंस्पेक्टर ने कनिका की मौजूदगी में सारी चीज़ों को एहतियात से उठाकर एविडेंस बैग में रख लिया और घर का अच्छे से मुआयना किया। एक जगह छोटी चप्पल और हेयर बैंड दिखाई पड़ा। उसने सवालिया निगाहों से कनिका की ओर देखा। ये मेरी बेटी रूही की है, वो कभी कभी यहाँ खेलने आ जाती है। और आप? मैं भी आती हूँ, आखिर मेरे नाना जी का घर है और आपके मामा ऊपर आते थे। हाँ, वो भी आते थे, पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब। अच्छा अच्छा, इंस्पेक्टर ने खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा। वैसे आपके और मामा जी के बीच संबंध कैसे थे? क्या मतलब है आपका? कनिका ने कठोर आवाज़ में कहा। आई मीन, इतने बड़े बिजनेस की आप सीईओ और आपके मामा जी एमडी, और उनके बाद अब आप ही इस पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी की मालकिन बनेंगी, बस इसलिए। देखिए इंस्पेक्टर, आप हवा में तीर मत चलाइए। ये सब नाना जी ने डिसाइड किया था और आप तो देख ही रहे हैं कि मामा जी कितना पिए हुए थे। अब ऐसे में कुछ भी हो सकता है, आप पता लगाइए। वो तो मैं लगा ही लूँगा, इंस्पेक्टर ने कनिका को गहरी नज़रों से देखकर कहा। एनीवे, रात काफ़ी हो गई है, हम चलते हैं। तब तक मैं इस घर को सील कर रहा हूँ। जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ नहीं आएगा।
सब बाहर निकल आए। पुलिस ने दरवाजे को बंद कर उस पर कानूनी सील लगा दी। ओके कनिका जी, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, टेक केयर। कनिका ने हाथ जोड़ दिया। ऊपर आकर कनिका ने बेडरूम में झांक कर देखा, रूही निश्चिंत सो रही थी। उसको सपने में मुस्कुराते देख कनिका की आंखें भीग गई। मम्मा तेरे लिए कुछ भी करेंगी मेरी परी, कुछ भी। और एक फ्लाइंग किस उसकी ओर उछाल दिया और खुद शावर लेने चली गई। आज कनिका घंटे भर शावर के नीचे भीगती रही। पूरे बदन में 2 बार बॉडी वॉश लगाया, जैसे आज उस राक्षस की आखिरी छुअन को अपने तन मन से धो देना चाहती हो। कपड़े पहन वाइन का एक लार्ज पैक बना बालकनी में आ गई। नीचे झाँका, वहाँ सन्नाटा पसरा था। उसने टिश्यू पेपर पर कोलीन छिड़का और पूरी रेलिंग अच्छे से साफ करी। एक खास जगह साफ करते करते उसके चेहरे पर विद्रूप हंसी आ गई। कुर्सी पर बैठ धीरे धीरे सीप लेते हुए वो आज खुलकर सांस ले रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी और वो एक एक पल बड़े सुकून से बिता रही थी। जानती थी इंस्पेक्टर साथ नहीं बैठेगा। चटाक चटाक नग्न देह पर एक काले मुंह वाला राक्षस अंधाधुंध बेल्ट बरसा रहा था और बेल्ट खाने वाली घुटनों में सर दिए मुंह में अपने लाश के रखवारे दुपट्टे को दिए उफ तक नहीं कर रही थी। छिनाल कमीनी, आइंदा उस नीलेश के साथ देखा तो तेरी काल खींच लूँगा। और तेरी बेटी जानती है ना उसके साथ क्या करूँगा? नहीं नहीं, वो घिघियाई। मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं आपकी हर बात मानूंगी। साली, सारा मूड ऑफ कर दिया। चल आजा, थोड़ा मूड सही कर मेरा। वो जैसे तैसे कराती हुई अपने आप को समेटती बेड पर लेट गई और राक्षस उसके तन ही नहीं मन के भी 100 टुकड़े करने लगा। कनिका चिहुक कर उठ बैठी। ओ यह स्वप्न था। उसने अपना बदन निहारा। बेल्टों के निशान तन से तो मिट गए थे, पर मन के वो क्या कभी मिटेंगे? नीलेश, एक अक्स उभरा। इन सब के बीच एक वही चेहरा तो था जिसे देख वो थोड़ा सुकून पाती थी। नीलेश, उनकी कंपनी में नए मैनेजर। जब उसे सीईओ की पोस्ट नाना जी ने सौंपी थी उसने भी ज्वाइन किया था। कनिका और उसकी उम्र लगभग समान ही थी। 6 फीट का लंबा कद, आकर्षक चेहरा और सदा एक भोली मुस्कान। पर काम में इतना परफेक्ट और मेहनती कि नाना जी ने उस पर और जिम्मेदारी डाल दी। अक्सर काम के सिलसिले में कनिका से उसका आमना सामना हो ही जाता था। आखिर एक दिन नीलेश ने पूछ ही लिया, मैडम जी कभी कभी काम के अलावा भी कुछ सोच लिया करें। कनिका ने भावहीन आंखों से देखा। मेरा मतलब है आप ना किसी से बोलती हैं ना हंसती हैं। लंच टाइम पर भी आप फाइलों से उलझी रहती हैं। अरे इस बेचारे छोटे से दिमाग को भी ब्रेक की ज़रूरत होती होगी। और कहकर हंस दिया। उसकी बातें सुन कनिका भी मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। कभी आपने खुद को मुस्कुराते देखा है शीशे में? कितनी प्यारी लगती हैं आप। अगर नहीं तो आज ज़रूर देखिएगा। और देखिए, आपके मुस्कुराने से आपके ऑफिस की सारी बोरिंग एनर्जी भाग गई। इतना कहकर ऑफिस की खिड़की खोल दी। बगीचे में लगे गुलाबों की खुशबू से कमरा महक गया। कनिका ने धन्यवाद भरी दृष्टि से नीलेश को देखा। नीलेश ने जाते हुए कहा, मैं कॉफ़ी भिजवाता हूँ आपके लिए। उस दिन के बाद जब तब नीलेश अक्सर उससे बात करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला ही देता। कनिका ये नहीं जानती थी कि जब भी नीलेश उसके केबिन में आता कोई व्यक्ति लगातार आसपास मंडराता रहता। उस दिन रात बहुत हो गई थी और अचानक से कनिका की कार खराब हो गई। बारिश जोरों पर थी। कैब का आता पता नहीं था। घर में मौजूद 7 वर्ष की बेटी रूही की चिंता ने उसके चेहरे पर घबराहट ला दी। ऐसे समय नीलेश अपनी कार निकाल रहा था। कनिका को पार्किंग एरिया में यूं घबराते देख उसने कहा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। कनिका ने कहा, नहीं इट्स ओके, मैं कोई कैब ले लूँगी। नीलेश ने कहा, इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा, आइए, कहकर कार का दरवाज़ा खोल दिया। कनिका भी जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए थैंक्स कहकर बैठ गई। नीलेश ने उसकी घबराहट देखकर पूछा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ? कनिका ने कहा, क्या? नीलेश ने कहा, आप हमेशा चुपचाप घबराई हुई क्यों रहती हैं? और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई लग रही हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, घर पर मेरी बच्ची है बस इसलिए। अरे वो तो मैं जानता हूँ, पर वो अकेले थोड़ी है, आपके नाना नानी और मामा जी सब हैं वहाँ। इसमें डरने की बात क्या है? कनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलेश भी उसके उखड़े मूड को भाप कर चुप हो गया। थोड़ी देर में कनिका अपनी सोसाइटी के गेट पर थी। उसने जल्दी कार का दरवाज़ा खोला और उतरने लगी। हड़बड़ाहट में उसकी साड़ी का पल्लू दरवाजे में फंस गया। नीलेश झुककर निकालने लगा, तभी कनिका के मामा जी की कार ने एंट्री ली।
नशे में धुत मामा जी ने इन लोगों को साथ देखा तो जल उठे। वो कनिका को घूरते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। कनिका भी दौड़ते हुए दूसरी लिफ्ट में आ गई। दोनों की ही लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकी। बेल बजने पर नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। कनिका रूही रूही पुकारते अंदर गई। रूही भी भागकर अपनी मम्मी से लिपट गई। कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से वेट कर रही थी। बच्ची मेरी, मम्मी की कार खराब हो गई थी और बारिश की वजह से कैब भी नहीं मिल रही थी। तो क्या छोटे नानू लेकर आए आपको? नशे में धुत मामा जी रूही की तरफ बढ़े, पर कनिका ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नहीं, नीलेश अंकल छोड़ गए हैं। अच्छा मम्मा, बड़े नानू और नानी अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गए हैं और कल मॉर्निंग में आएंगे। अच्छा अच्छा, चलो हम ऊपर चलते हैं। आज हम लोग रेन पार्टी मनाएंगे, गर्मा गर्म मैगी बनाकर। वाह, रूही खुश होते हुए बोली। नौकरानी ने असमंजस से कनिका को देखा। छोटे मालिक के साथ उसे अकेले नहीं रहना था। कनिका उसे देख समझ गई। तुम ऊपर मेरे साथ आओ, थोड़ी हेल्प कर देना, आज सरिता छुट्टी पर है। जी दीदी, वो जैसे जान पा गई हो। मैगी खा बना नौकरानी और रूही सो गई। कनिका ड्राइंग रूम में बैठ ऑफिस का काम करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ, तुरंत नीचे आओ। कनिका सहम गई। उसने बेडरूम में देखा, रूही गहरी नींद में थी। वहीं फर्श पर नौकरानी भी गद्दा लगाए गहरी नींद में थी। कनिका उठी और चुपचाप फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गई। मामा दरवाजे पर ही थे। उसे अंदर खींच लिया और सीधे घसीटते हुए बेडरूम में ले गए। चल उतार कपड़े, आज नहीं, बहुत थकान है, कनिका ने कहा। अच्छा, एक झन्नाटेदार थप्पड़ कनिका के गाल पर पड़ा। साली, यार के साथ तो बड़ी मस्त रहती है, मुझे नखरे दिखाती है। कौन? किसकी बात आप कर रहे हैं? कनिका की आंखें बरस पड़ी। उसी की जो आज अपनी कार से छोड़ने आया था। नीलेश? वो तो मेरी कार खराब हो गई थी, और जो दिन भर तेरे केबिन में घुसा रहता है। ये ना सोच कि मैं ऑफिस नहीं आता तो मुझे कोई खबर नहीं रहती। कहते कहते उसने पैंट की बेल्ट निकाल ली। जबरन कनिका का टॉप उतार कर उसकी नग्न पीठ पर बेल्ट बरसाने लगा। चिड़ियों के शोर से कनिका की आंखें खुल गई। रोज सुबह कनिका उन्हें दाना डालकर ही ऑफिस जाती थी। पोर पोर दुख रहा था, पर उठना तो था ही। उठते ही फ़ोन बजने लगा। वेद आहूजा की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। धीरे धीरे बनावटी रिश्तेदार और बिजनेस के लोग आने लगे। वो अपने घर से उतर नाना के घर ही आ गई। रूही को सरिता के जिम्मे कर दिया। लोग आते, घड़ियालू आंसू बहाते और हाथ जोड़कर चले जाते। कनिका जानती थी कि उनमें से किसी को भी बेस से सिंपैथी ना थी। वो तो बस कनिका की नज़रों में चढ़ना चाहते थे, क्योंकि अगली एमडी कनिका थी और पूरे बिजनेस की मालकिन भी। बॉडी दोपहर बाद मिल गई। पोस्टमार्टम में ऊंचाई से गिरने के कारण सीवियर हेड इंजरी मृत्यु का कारण बताया गया। टीवी चैनल वाले खुद ही विश्लेषण में लगे थे। एंकर चीख रहा था, देखना यह होगा कि जाने माने उद्योगपति वेद जी की मृत्यु का कारण पुलिस क्या बताती है। नंबर 1 सुसाइड, 2 एक्सीडेंट, 3 मर्डर। आइए जानते हैं डीआईजी साहब से। डीआईजी जी ने कहा, देखिए, यह एक हाई प्रोफाइल मामला है। बिना किसी नतीजे के अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है। जय हिंद। कनिका लोगों से घिरी बैठी थी। वेद की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। रूही भी नीचे आ गई थी। मम्मा, क्या सचमुच छोटे नानू मर गए? अब मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट कौन दिलाएगा? मेरी बच्ची, कनिका ने रूही को चिपका लिया। शमशान से ही ज़्यादातर लोग चले गए। कनिका के जो दूर के रिश्तेदार, चाचा बुआ, बस रह गए। 1-2 ननिहाल के भी थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने बेल बजाई। दीदी, पुलिस आई है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ऊपर भेजो, मैं वहीं जा रही हूँ। और हाँ, तुम दोनों मिलकर मेहमानों और रूही का ख्याल रखना। ठीक है दीदी, सरिता और दूसरी नौकरानी सबिता ने कहा। दोनों बहनें थीं और इस घर में सालों से आ रही थी, भरोसेमंद थी। इंस्पेक्टर गहरी नज़रों से कनिका को देखते हुए कहा, कनिका जी, आपके मामा जी ऑफिस नहीं जाते थे। अपने नाना जी की मृत्यु के बाद आपने ही पूरा बिजनेस संभाला। इससे आपके मामा जी और आप में कुछ तो मनमुटाव हुए होंगे। कनिका ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाना जी के सामने से ही उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं अभी आपके ऑफिस से आ रहा हूँ। मुझे पता चला कि सारे फाइनेंशियल डिसीजन आप लेती थी। कनिका ने कहा, जी, क्योंकि मामा जी हर वक्त शराब में डूबे रहते थे, तो नाना जी ने बिजनेस बचाने के लिए ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर तो आपके और मामा जी के बीच झगड़े होते होंगे, वो आपसे नफरत करते होंगे।
जी नहीं, नफरत तो मैं उससे करती थी, दांत पीसकर कनिका बुदबुदाई। जी नहीं, झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं था। कंपनी के 50% शेयर के वो मालिक थे, जिसकी अच्छी खासी रकम उनके बैंक में जमा होती थी। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या कल रात मामा जी ऊपर आपके घर आए थे? कनिका असहज हो गई। इंस्पेक्टर ध्यान से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जी नहीं, कनिका ने कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए कनिका जी, आप कोऑपरेट करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। आपके मामा अपने फ्लैट से निकलकर लिफ्ट में गए और आपके फ्लोर पर निकलकर आपके दरवाजे के सामने दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी उनकी मौत के 2 घंटे पहले। अब आप कुछ बताएंगी? कनिका ने कहा, जी हाँ, वो आए थे। उनकी कुक छुट्टी पर थी तो खाना लेने आए थे, पर जो यहाँ बना था वो उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए चले गए। इंस्पेक्टर ने कहा, पर अभी तो आपने कहा कि वो आए ही नहीं। कनिका ने कहा, जी मैं घबराहट में भूल गई। इंस्पेक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं भी मजबूर हूँ, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। कनिका ने कहा, सर्च वारंट है आपके पास? जी हाँ, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ, चलें? इंस्पेक्टर ने कहा। कनिका बोली, जी इंस्पेक्टर, और महिला पुलिस बारीकी से कनिका के घर का निरीक्षण करने लगे। कालीन पर एक जगह सिगरेट की बाल बराबर राख पड़ी हुई थी। महिला पुलिस ने सावधानी से उसे ब्रश की सहायता से उठा लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, कनिका जी, आप स्मोकिंग करती हैं? कनिका ने कहा, जी नहीं। ओके। इंस्पेक्टर ने कहा। बालकनी में एक जगह उसकी निगाह चमक गई। उसने लेंस से ध्यान से देखा। उतनी जगह की रेलिंग बाकी की अपेक्षा ज़्यादा चमक रही थी। इंस्पेक्टर ने नीचे झांक कर देखा। उसी जगह रेलिंग के नीचे जो सीमेंट की कंगूरे वाली कार्निश थी, उस पर धूल की बहुत कम रेखाएं थी। बाकी पूरी कार्निश धूल से अटी पड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी कॉर्निश में कुछ छोटी सी कील थी, शायद दीपावली में झाली टांगने के लिए लगाई गई होगी। उस पर कपड़े का रेशा भी फंसा था, जो हवा में इधर उधर उड़ रहा था। इंस्पेक्टर ने उसे भी ग्लव्स पहनकर निकाला और पॉलीथीन में रख लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, कनिका जी, इतना तो तय है कि आप कुछ छिपा रही हैं, पर क्या ये आप यहाँ बताएंगी या पुलिस स्टेशन में चलकर? कनिका ने कहा, मैं कुछ नहीं छिपा रही, एक साधारण से एक्सीडेंट को आप मर्डर की ओर मोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो समय बताएगा, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। शांति से चलेंगी तो ठीक, वरना हम और तरीके से ले जाएंगे। कनिका ने कहा, मैं चल रही हूँ, पर मैं अपनी बेटी से मिलकर अपनी गाड़ी में आ रही हूँ। विश्वास रखिए, मैं कहीं नहीं भागूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, पता है, मैं नीचे जीप में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कनिका ने रूही को प्यार किया और सरिता सविता को इंस्ट्रक्शन दिया। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बस पुलिस अंकल के साथ, थोड़ी देर लगेगी। आप खाना खाकर सरिता आंटी के साथ ही रहना। ओके ओके मम्मा, आई कैन टेक केयर माई सेल्फ। अब मैं बिग गर्ल हो गई हूँ। हाँ बच्चा, मैं जानती हूँ, यू आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। कार की चाबी उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कनिका एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में खो गई, जहाँ से उसने इस नर्क भरे दलदल में प्रवेश किया था। पूरे शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति अमृतलाल आहूजा इन्वर्टर और स्टेबलाइजर कंपनी की फैक्ट्री, ऑल ओवर इंडिया में उनका नाम था। ALA ब्रांड नाम, खुशहाल परिवार। किरण एक प्यारी सी बेटी और पत्नी, पर 15 साल की होते किरण ने अपनी माँ को खो दिया। उनकी अचानक मृत्यु ने आहूजा जी को हिलाकर रख दिया, पर कहते हैं समय सबसे बड़ा मरहम होता है। 2 साल बाद सबके समझाने पर उन्होंने एक विधवा से शादी कर ली। तर्क था कि बेटी ब्याह कर चली जाएगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा। शादी के 2 साल बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चारों तरफ खुशी का माहौल था। किरण के दिल में भी अपनी सौतेली माया भाई के लिए कोई मलाल नहीं था। आहूजा जी भी किरण को ही सर्वोपरि रखते। 21 साल की किरण ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी समय पूरे शहर में थोड़ी दूर बसे गांव के एक संपन्न किसान परिवार के बेटे सूरज ने MSc एग्रीकल्चर में प्रवेश लिया। दोनों अलग विधाओं में, पर एक चीज़ कॉमन थी, संगीत। कॉलेज के फंक्शन में गाने के कंपटीशन में हिस्सा लेना दोनों का ही जुनून था। पहले साल का आखिरी कंपटीशन था। इस बार डुएट की प्रतिस्पर्धा थी, और वो भी और कॉलेजों से। तय हुआ कि उस कॉलेज से सूरज और किरण डुएट गाएंगे। गाने के बोल भी प्यार हुआ, इकरार हुआ, तय हुआ। स्टेज पर गाते हुए दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सचमुच ये गाना इन्हीं के लिए बनाया गया हो। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हीं का कॉलेज फर्स्ट आया।
ट्रॉफी लेते समय दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। उसके बाद मिलने का सिलसिला चल निकला। दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। लास्ट सेमेस्टर था जब किरण ने पार्क में सूरज की गोद में सर रखकर कहा, सूरज, हमें हमारे घर में बात कर लेनी चाहिए। सूरज ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा मानेंगे? किरण ने कहा, आज तक तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं टाली। सूरज ने कहा, पर यह बात अलग है, वो पढ़ाई के बाद तुम्हें अपने बिजनेस में एक सफल मुकाम देना चाहते हैं। किरण ने कहा, हाँ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सूरज ने कहा, रह तो मैं भी नहीं सकता किरण, प्यार से किरण के गालों पर हाथ फिराते हुए, पर मेरे और तुम्हारे स्टेटस में बहुत अंतर है। मैं गांव से जुड़ा हुआ और गांव में ही रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुना। मुझे अपने गांव की उन्नति में योगदान देना है। किरण ने कहा, और मुझे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। सूरज के बिना किरण का कोई अस्तित्व नहीं। सूरज ने झुककर किरण का माथा चूम लिया। आहूजा निवास में आज हंगामा हो रहा था। किरण सूरज को अपने पापा से मिलवाने लाई थी। आहूजा जी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। देखो किरण, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, पर यह तुम्हारे भविष्य की बात है तो मैं इसे नहीं मान सकता। मैं तुम्हें बाहर विदेश भेजने वाला हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट का स्पेशल कोर्स करने। किरण ने कहा, मैं आपके हर सपने को पूरा करूँगी, पर आज सूरज को स्वीकार कर लीजिए। आहूजा जी ने व्यंग से कहा, अच्छा, और वो सपने कहाँ रहकर पूरे करोगी? इसके साथ गांव में रहकर? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर मेरी एक शर्त है। सूरज को यहाँ मेरे घर पर रहना होगा, मेरा बिजनेस ज्वाइन करना होगा। बोलो सूरज, मंजूर है? सूरज ने कहा, क्षमा कीजिए, पर मेरा स्वाभिमान मुझे घर जमाई बनने की इजाज़त नहीं देता, और फिर मैंने भी अपने गांव के लिए कुछ सपने देखे हैं। हाथ जोड़कर उठते हुए, किरण, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, अब फैसला तुम्हें करना है। और जाने लगा। किरण ने कहा, फैसला तो हो गया सूरज। उसका हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। आहूजा जोर से चीखते हुए, अगर तुम इसके साथ गई तो वापस कभी मत आना, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। किरण ने पलटकर अपने छोटे भाई के सर पर हाथ फेरा और कहा, चलो सूरज। गांव में किरण का दिल से स्वागत हुआ और एक सादे समारोह में सूरज और किरण की शादी हो गई। किरण ने कभी सूरज को निराश नहीं किया, एक संस्कारी बहू और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पत्नी बनी। सूरज जहां कृषि के बारे में लोगों को जागरूक करता, वहीं किरण ने महिलाओं लड़कियों की शिक्षा का भार उठा लिया। साल भर में ही उन दोनों के प्यार की निशानी कनिका के रूप में आई। उसका सोने जैसी चमक देख उसका कनिका नाम रखा गया। वक्त के साथ कनिका सूरज के प्यार और किरण के दिए संस्कार के साथ बड़ी होती गई। मृदुभाषी कनिका पूरे गांव की लाडली थी। 20 साल की कनिका ने शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट में प्रवेश लिया। उसी स्ट्रीम में जम्मू से आए राहुल ने भी एडमिशन लिया। गोरा चिट्टा राहुल जल्द ही लड़कियों का हीरो बन गया, पर वो सबको इग्नोर करता। 1 साल में ही उसने कनिका के दिल में जगह बना ली। छुट्टियों में कनिका घर आई तो किरण को कनिका कुछ बदली बदली लगी। किरण को बहुत कुरेदने पर कनिका ने सब बता दिया। किरण को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, वो जानती थी ये उम्र ही ऐसी होती है। किरण ने सूरज को बताया और सूरज ने कनिका को विश्वास में लेते हुए राहुल से मिलने की इच्छा जाहिर की। कनिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। कॉलेज में राहुल से मिलने पर सूरज उससे बहुत प्रभावित हुआ। वो एक गरीब घर का लड़का था जो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने आया था। आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर जाना चाहता था। सूरज ने उससे वादा किया कि बाहर जाने के पहले वो कनिका से उसकी सगाई कर देंगे और विदेश की पढ़ाई का खर्चा सूरज उठाएंगे। तय मुहूर्त में राहुल और कनिका की सगाई कर दी गई। शादी 2 साल बाद राहुल के लौटने पर होना तय हुआ। कनिका को राहुल के साथ घूमने फिरने का लाइसेंस मिल गया और राहुल की बर्थडे के अवसर पर कुछ स्पेशल गिफ्ट मांगने पर कमज़ोर पलों में खुद को सौंप दिया। सूरज ने 25 लाख जैसी बड़ी रकम राहुल के बैंक में ट्रांसफ़र कर दी ताकि वो अपना विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा कर सके। सब कुछ कनिका के साथ इतना अच्छा हो रहा था, फिर कनिका इस दलदल में कैसे फंस गई? क्या हुआ कनिका के माता पिता के साथ? आखिर कनिका अपने नाना और मामा के पास कैसे पहुंची? कनिका की बेटी रूही का पिता कौन था? क्या दीपक से कनिका की शादी हो पाई? अपने ही सौतेले मामा के साथ नर्क में कैसे फंसी कनिका?
इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।